हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि ये जो वीडियो होने वाला है ये जीके जीएस का क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है आगे वाले एग्जाम्स में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियो, इस तरह का वीडियो हम इसी तरह से बनाते रहें, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार की कौन सी योजना विगत वर्षों के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एक मुश्त अनुग्रह सहायता प्रदान करती है। यानी कि यानी कि भारत सरकार का कौन सा योजना जो है वो विगत वर्ष मतलब पिछले साल जो खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन किए हैं उसको सहायता राशि प्रदान करती है, किस योजना के तहत। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि राजीव गांधी खेल प्रोत्साहन योजना है। ठीक है, अब देखिए हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। राजीव गांधी खेल प्रोत्साहन योजना क्या है। देखिए, राजीव गांधी खेल प्रोत्साहन योजना भारत सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने और खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस योजना के तहत खेलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता था। ठीक है, अब देखिए, ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नया नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और यह बदलाव जो है ये कब हुआ था, अगस्त 2021 में हुआ था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एग्जाम करंट अफेयर्स में अगर एसएससी का तैयारी करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स में आ सकता है, क्योंकि एसएससी का आदत है कि 4 साल 5 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, 2000 अगस्त 2021 में ये बदलाव किया गया था। और देखिए, ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है किसके नाम पे रखा गया, तो आप लोग जानते हैं कि ये हॉकी के महान खिलाड़ी थे। ठीक है, कौन थे, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो है असाधारण उपलब्धियों में के सम्मान में युवा और खेल मंत्रालय द्वारा, अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें जो ये जो भी पुरस्कार दिया जाता है किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए कौन सा मंत्रालय है, युवा मामला और खेल मंत्रालय। ठीक है, के द्वारा, खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। प्रति वर्ष दिया जाता है। ठीक है, और विजेता को पुरस्कार के रूप में कितने रुपये मिलते हैं, तो 25 लाख रुपये नकद। ठीक है, और एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये सब एग्जाम में जो जो मार्क किया गया है वो सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देवी निशुंभ सुदनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया। देखिए, देवी निशुंभ सुदनी देवी का निर्माण किसने करवाया, तो पहला क्या है, करिकाल चोल, राजा चोल प्रथम, परांतक चोल प्रथम या विजयालय। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विजयालय। ठीक है, अब देखिए विजयालय के बारे में पढ़ लेते हैं ये क्या है। पहले तो देखिए यहाँ पे चोल शासक विजयालय ने तंजौर में कहाँ पे, ये स्थान भी पूछ सकता है कि ये कहाँ पे है, तो तंजौर में देवी निशुंभ सुदनी को समर्पित एक मंदिर बनवाया और तंजावुर को अपनी राजधानी। तो ये तंजावुर को राजधानी बनाया किसने, विजयालय। अच्छा, विजयालय था कौन, जो ये चोल वंश था। ठीक है, ये जो चोल वंश था इसका संस्थापक था। ठीक है, विजयालय जो था ये चोल वंश का संस्थापक था।
ठीक है। और यही पूछा जा सकता है कि चोल वंश का जो राजधानी था वो कहाँ पे था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तंजावुर था चोल वंश का राजधानी। ठीक। और विजयालय ने ही तंजौर में देवी निशुंभ सुदिनी का मंदिर बनाया। ठीक है। अच्छा, और आगे देखते हैं यहाँ पे, विजयालय उरैयूर के चोल परिवार से संबंधित था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चोल परिवार से संबंधित था, और उसी का स्थापना इसने ही किया था। चोल वंश का जो स्थापना है वो इसी ने किया था। और उसने कावेरी डेल्टा के शासक, क्या है, मुत्तैयार को हराया। देखिए ये जो है साउथ में, यानी कि दक्षिण भारत में इन्होंने शासन किया था। और किसको हराकर अपने चोल वंश की स्थापना की, तो मुत्तरैयार को हराकर चोल वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अब देखिए, विजयालय ने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाई, ये तो चलिए मैंने पहले भी पढ़ लिया था। चोल साम्राज्य, विजयालय के उत्तराधिकारियों ने चोल साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है, यहाँ यहाँ देखिए लिखा हुआ कि चोल साम्राज्य का जो निर्माण किया वो किसने किया था, तो विजयालय ने। विजयालय ने कई शिव मंदिरों का भी निर्माण कराया। देखिए दक्षिण भारत में जो है वो, दक्षिण भारत जो है वो शैव, दक्षिण भारत के लोग वो शैव थे। शैव मतलब जो शिव भगवान की उपासना करते थे, यानी कि शिव भगवान की पूजा करते थे। इसीलिए दक्षिण भारत के जो शासक थे वो ज़्यादातर क्या करते थे कि शैव मंदिर बनाते थे, शिव भगवान का मंदिर बनाया करते थे। ठीक है। तो कई शिव मंदिरों का भी निर्माण करवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और राज्य का आकार और शक्ति में वृद्धि हुई। ठीक है। अब देखिए चोल वंश के बारे में कुछ जान लेते हैं कि चोल शासक का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, शक्तिशाली राजा कौन था, वो राजा राज प्रथम। ये भी एक महान राजा थे, महान शासक थे, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो कि 985 ईस्वी में राजा बने और अधिकांश दक्षिणी क्षेत्रों पर नियंत्रण का विस्तार किया, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र के लगभग क्षेत्रों में इसका नियंत्रण था। ठीक है। राजा राज के पुत्र, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या इम्पोर्टेंट शासक हैं बोल सकते हैं, वो राजेंद्र प्रथम। ठीक है। इन्होंने भी अपनी नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी छापा मारा। कौन, राजेंद्र प्रथम ने। और सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, राजा राज प्रथम। विजयालय जो थे वो चोल वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने देवी निशुंभ सुदनी मंदिर का निर्माण करवाया, और उन्होंने ही अपनी राजधानी को तंजावुर बनाया। ठीक है। अब देखिए चोल वंश के बारे में और थोड़ा कुछ जान लेते हैं। जो विजयालय है, यहाँ देखते हैं, ये जो विजयालय है इसको नर केसरी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसको नर केसरी की उपाधि दी गई थी विजयालय को। ठीक है। और देखिए वहाँ पे कुछ कुछ मंदिर बनाए गए थे राजा राज प्रथम के द्वारा। देखिए यहाँ पे एक मंदिर है, एक मंदिर का नाम है राज राजेश्वर मंदिर। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया। ठीक है, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो राजा राज प्रथम ने कराया। ठीक है। और ये राजा राजेश्वर मंदिर है कहाँ पे, तो वो तंजौर, इस चोलों की राजधानी जो तंजौर, जिसको कि तंजावुर भी बोलते हैं, वहाँ पे तंजौर में है। और ये कौन, एक शिव मंदिर है। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, तो इसको वृद्धेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि तंजौर का जो वृद्धेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया, तो वो भी यही है, राजा राज प्रथम, क्योंकि राज राजेश्वर मंदिर और वृद्धेश्वर मंदिर दोनों एक ही है। वृद्धेश्वर मंदिर। ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद ने डैश में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में भारत
के वास्तविक दर्शन और संस्कृति का परिचय पूरे विश्व को दिया, यानी कि कब, किस साल में? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 1893। 1893 शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जहाँ पे कि स्वामी विवेकानंद ने अपने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ गए और सभी लोगों को अपने हिंदू धर्म के बारे में जानकारी दिलाई। और ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इसके उसके बारे में, जो धर्म सम्मेलन हुआ था और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, कि उन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या उनसे रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहला तो अभी क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि 11 सितंबर 1893, ठीक है, कब, 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विवेकानंद ने आयोजित विश्व धर्म संसद या सम्मेलन, दोनों बोल सकते हैं, में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसने भारत की एक संस्कृति और दर्शन को दुनिया के सामने रखा और उसे सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का आदेश दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आप लोग कभी न कभी कहीं न कहीं तो सुने ही होंगे, ये जो कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो शिकागो गए और वहाँ पे किस तरह उन्होंने धर्म संसद में ये अपने भाषण की शुरुआत की और किस तरह से भाषण दिया और उसके बाद वहाँ के लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला उसके बारे में आगे क्या है कि भाषण की शुरुआत देखिए किससे हुई थी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषण क्या हुआ था, शुरुआत जो हुआ था, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। ठीक है, ये जो भाषण की शुरुआत हुई थी यही जो लाइन है इसी लाइन से हुई थी। ठीक है, और इसके बाद वहाँ पे लोगों की तालियां बजने लगी थी इसी लाइन के बाद। अब देखिए और क्या है कि उन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, तो 1897 में, और बेलूर मठ की भी स्थापना की थी, वो भी 1897 में ही की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो कब की थी, और फिर बेलूर मठ की स्थापना कब की थी, तो वो भी 1897 में की थी। और एक ये है वेदांत सोसाइटी। ठीक है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की, ये भी पूछा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। और ये कब की थी, तो 1894 में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जो भी चीज़ हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और देखिए ये जो है वेदांत सोसाइटी, ये है कहाँ पे, किस देश में है, तो ये भी एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। तो ये कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा किस तरह का, कि हमने कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन से रिलेटेड जो और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों के लिए प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये, ठीक है, सिद्धांत, यानी कि डीपीएसपी जो बोलते हैं इसको, क्या है, डीपीएसपी, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 में है। और भाग 4 में है तो कितना से, 36 से 51, आर्टिकल नंबर 36 से 51। देखिए ये सब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने भाग में है। ठीक है, किस भाग में है, तो भाग 4 में है। किस अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51 है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कौन सा नागरिकों को अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नागरिकों के लिए क्या नहीं दिया गया, क्या नहीं बताया गया है। तो क्या नहीं बताया गया, इसका जो आंसर होगा क्या, आजीविका के लिए पर्याप्त साधन। ठीक है, ये इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। सामूहिक भौतिक संसाधनों का अवतरित स्वामित्व, ठीक है, इसके बारे में बात किया गया है। शोषण के विरुद्ध बच्चों और युवाओं की सुरक्षा, इसके बारे में भी बात किया गया है। समान काम के लिए समान वेतन, इसके बारे में भी बात किया गया है। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है, आजीविका के पर्याप्त साधन, इसके बारे में डीपीएसपी में कोई भी बात नहीं की गई है। तो देख लेते हैं भाग 4 यानी कि डीपीएसपी में दिए गए अनुच्छेद और उसमें क्या क्या
मतलब किस किस चीज के बारे में बात की गई है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, पहला है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में क्या है, जो कि राज्य को परिभाषित करता है। ठीक है, राज्य में 36 में क्या है, कुछ नहीं, बस राज्य को परिभाषित करता है कि किस मतलब कि हम राज्य अगर बात करें कि राज्य शब्द जो बोले उससे हम लोग क्या समझते हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 37 जो है देखिए, वो क्या है, भाग 4 किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। देखिए, ये जो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा भाग, ठीक है, कौन अनुच्छेद संविधान का कौन सा भाग ऐसा है जिससे कि हम लोग जिसे जो कि हम किसी भी न्यायालय में हम प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है इस भाग से, तो आप इसके लिए कोई न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो वो क्या है, ये भाग 4, ये भाग 4 है। ठीक है, और वो अनुच्छेद 37 में उसके बारे में बात किया गया है कि इसके लिए आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं और इसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है। 38 नंबर क्या, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा भाग न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। ठीक है। अगला क्या है, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में देखिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 39 में क्या है, नीति के सिद्धांत के बारे में बात किया गया। 39A में क्या है, निशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, कानूनी सहायता अगर चाहिए तो वो निशुल्क है। ठीक है। अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में क्या है, कल्याणकारी सरकार। अनुच्छेद 42 में क्या है, न्याय संगत। मानवीय कार्य तथा मातृत्व सहायता सुनिश्चित करना है। और अनुच्छेद 43A में देखिए क्या है, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। देखिए अनुच्छेद 43B में क्या है, सहकारिता को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 क्या है, समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी को समान अधिकार या समान जो था, समान काम के लिए समान वेतन, इसी में है। ठीक है। शिशु एवं बाल देखभाल, अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन में था कि शोषण के विरुद्ध बच्चों और युवाओं की सुरक्षा, वो भी इसी में है। नहीं, हाँ ठीक है, वो भी इसी में है। फिर देखिए अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों का शोषण से संरक्षण। ठीक है, ये भी है। यहाँ पे क्या है, शिशु और युवाओं के संरक्षण के बारे में बात किया गया है। पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सभी के स्वास्थ्य के लिए। वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में दिया गया है। अनुच्छेद 48A में क्या है, पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो किस अनुच्छेद में है, 48A में है। अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। देखिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जैसे हमारे 7 वंडर्स है भारत में, पूरे वर्ल्ड में। तो उनमें से जो कुछ हमारे भारत में है, या फिर बहुत सारे ऐसे आ, मंदिर हैं या स्मारक हैं जो कि विश्व धरोहर में शामिल हैं, तो उसके संरक्षण के बारे में बात किया गया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो कोई स्मारक ही हो, वो कोई जगह भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, अनुच्छेद 50। ये एग्जाम में देखिए 48A और 49 ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 50 में देखिए क्या है, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए। न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से अलग होगी। और अनुच्छेद 51 जो है वो राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो अनुच्छेद नंबर 51 में कही गई है। और अनुच्छेद 51 तो ये है अनुच्छेद 51A। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं भाग 4A।
ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या दिया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें भाग 4A या फिर अनुच्छेद 51A में किस चीज के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अगला अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि उस निकाय से संबंध निकाय के लिए संरक्षित रहती है, ठीक है, संरक्षित रहती है जिस पर कोई, ये संरक्षित मतलब होता है कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन या कंजर्वेटिव, जिस पर कोई संरक्षी बल यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। देखिए इसमें इसका जो आंसर होगा वो क्या है कि इसका आंसर होगा कुल यांत्रिक ऊर्जा। अब देखिए इसके बारे में हो सकता है आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, तो इसके बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हिंदी में हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि जो ये एनर्जी जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, यानी कि ना तो एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये एनर्जी भी होता है और मास में भी ऐसा होता है, बस क्या होता है उसका फॉर्म बदल जाता है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी में क्या है कि दो तरह का एनर्जी होता है, एक काइनेटिक एनर्जी होता है और एक क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसी दोनों को जोड़ के हम लोग क्या क्या होता है, इसी दोनों को जोड़ के हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये आप लोग 12th में पढ़े होंगे या फिर हो सकता है 9th या 10th में भी फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये कभी भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो सम आएगा वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट को एक आदमी यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ये छोड़ेगा तो अभी देखिए अभी इसमें क्या है, ये इसके हाथ में है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी अगर इसका वेलोसिटी, अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं इसका वेलोसिटी क्या है, अगर इसके हाथ में वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का होता है फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब वी ही जीरो हो जाएगा, ठीक है, जब वी ही जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ सॉरी ये होता है हाफ एम जी एच, जो कि एच क्या है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट, नीचे तक का, जमीन तक का। ठीक है, यहाँ पे टोटल अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एम जी एस हो जाएगा। अब देखते हैं, अब ये एक कंडीशन है जहाँ पे कि एच आधा यानी कि एग्जैक्ट बीच में क्या यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी भी होगा, कुछ ना कुछ ये जमीन के ऊपर भी रहेगा, एच भी होगा, एच कितना होगा, h/2 होगा। और यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, v होगा। ठीक है, यहाँ जो वेलोसिटी होगा उसका आधा होगा, ये होगा। ठीक है, तो जो भी हो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस दोनों का सम भी कितना होगा, एम जी एच के इक्वल होगा, जिसमें एच क्या है, ये टोटल हाइट है। और नीचे में अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि एच जो होगा, हाइट जो होगा इसका ज़मीन से वो जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, अच्छा एक मिनट, कि कंजर्वेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊपर पे जो एम था ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गया, और नीचे जो हाफ एम बी स्क्वायर है ये भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि दोनों का सम है। और इस दोनों को जब ऐड करेंगे, ये जब इक्वल करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी कभी भी बदलता नहीं, वो सेम रहता है, दोनों का सम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम जी एच, जहाँ पे कि एम क्या है, इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का मास है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एच क्या है, हाइट, जिस हाइट पे ये ऑब्जेक्ट पहले था। ठीक है,
और देखिए ये क्या है, यहाँ पे जब ग्राउंड पे टच करेगा ऑब्जेक्ट, उस टाइम जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जिसका वैल्यू 0 है और काइनेटिक एनर्जी जिसका वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। जहाँ पे कि वी क्या है, जब ग्राउंड को टच कर रहा है उस टाइम जो इसका स्पीड है इस बॉडी का वो वी है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के वजह से हम लोग जानते हैं कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये रहा और नीचे में टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये रहा। अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एम और एम कैंसिल हो गया। तो जो देखिए एच जो है वो क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा यहाँ पे, किसी ना किसी हाइट से हम जब नीचे गिरा रहे तो एच का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ रहेगा। तो वी का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, √2GH। ठीक है, v इक्वल टू √2GH। एग्जाम में ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे किसी h हाइट से ऊपर से नीचे गिराएंगे तो उसमें उसमें जो जब वो ग्राउंड को टच करेगा उस टाइम उसका स्पीड क्या होगा, उस टाइम उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, या फिर हो सकता है आपको वो हाइट दे दिया जाए। ठीक है, ये हाइट दे दिया जाए वैल्यू और आपको वी का वैल्यू यानी कि स्पीड निकालने बोला जाए, तो इसी फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आज के लिए बस उतना ही था। अब देखिए ये जो चीज है, अब इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ था हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। पहला क्या है कि आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और पूछा गया अभी तक। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, देखिए अगला क्या है, 1936, 1 अप्रैल 1936। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 में क्या हुआ था, भारत के उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी। आज जो है उड़ीसा राज्य की स्थापना दिवस है। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा को पहले क्या कहा जाता था, तो कलिंग कहा जाता था या फिर उत्कल कहा जाता था। आप लोग जो राष्ट्रगान में उत्कल वर्ड सुने होंगे वो यही उड़ीसा के लिए ही वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और फिर 1 अप्रैल 1973 तो भारत के कॉर्बेट नेशनल पार्क में चीता को बचाने के लिए टाइगर बचाओ अभियान चलाया गया था। अब अब यहाँ से देख सकते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, भारत में आपको कहाँ मिलेगा, किस राज्य में। ठीक है, आप लोगों को ऑप्शन कमेंट में ये भी करना है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे भारत देश के किस राज्य में है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।